अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नया दौर और ख़बर से आगे में आपको खुशामदीद। और आज जुम्मे का दिन है और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरा साथ दे रहे हैं रोज़ाना की तरह। और आज हम सेठी साहब से गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवालात होंगे और कुछ उनसे तबसरे भी लेंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि मालूमात वो दें, अगरचे आजकल वो बड़े मालूमात देने में बड़ा जो है ना वो कंजूसी इख्तियार की हुई है उन्होंने। तो ज़रा आज उनको दबाव डालेंगे, आपके कमेंट्स आए इस तरह के तो ज़रा आप भी सवालात उनसे पूछें, ताकि हम उनको उनके ऊपर अखलाकी दबाव ज़रा बढ़ाएँ कि वो चिड़िया की खबरें जो हैं वो शेयर करें। तो मैं आज के जो मौज़ूआत हैं वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों से मुंसलिक हैं। और उसमें जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसमें तो बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो आज हम द फ्राइडे टाइम्स वो मैगज़ीन और अब वो वेबसाइट बन चुकी है डेली न्यूज़ की, आप उसको फ़ॉलो भी करें। सेठी साहब उसके एडिटर इन चीफ भी हैं। उनका एक फीचर होता है सच गप, उसमें ये ज़िक्र हुआ है कि इमरान खान साहब पर उस्मान बुज़दार को हटाने का दबाव दोबारा मौजूद है और इमरान खान साहब उससे निमट रहे हैं। किस हद तक ये सच है, किस हद तक ये गप है, हम सेठी साहब से कहेंगे ज़रा ये सिफ्ट करें ट्रूथ फ्रॉम फिक्शन। तो ये वाली बात भी करेंगे। उसके साथ ये भी हम देखेंगे कल मरियम नवाज़ का जो बयान था, बड़ा मानेखेज़, कल भी उस पे थोड़ी-सी गुफ्तगू हुई थी, जहाँ पे उन्होंने आर्मी चीफ की जो तौसीह थी, एक्सटेंशन जो थी जनवरी 2020 में, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं तो उस कोट अनकोट गुनाह में शामिल नहीं थी। मरियम नवाज़ ने ऐसा क्यों कहा और क्या, क्योंकि ये मतीउल्लाह जान ने उनसे सवाल पूछा था, तो उसके जो जवाब है, उसकी थोड़ी-सी हम सेठी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे उसके बारे में। नैब चेयरमैन की तब्दीली जो है वो उसका वक़्त आ गया है, क्या वो वाक़ई में तब्दील होंगे या एक उनको एक और एक्सटेंशन मिल जाएगी? कानून में तो उसकी गुंजाइश नहीं है और इसीलिए अभी सुनने में आया है कि एक मसवदा जो है कानून का, वो तैयार हो गया है, जो कि पेश किया जाएगा। अब वो हुकूमत उसे कैसे डील करेगी और क्या आगे स्ट्रैटेजी होगी, ये भी बात होगी। लेकिन इससे जो जो बड़ी खबरें हैं, वो तो अफ़गानिस्तान में जो आप देख ही रहे हैं नाज़रीन, रोज़ाना बदलती हुई सूरत-ए-हाल। और कल जो तालिबान के कमांडर ने तो खान साहब को भी खरी-खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि हम आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप तो आपको लोग कठपुतली कहते हैं और हम हमारे उससे कोई गरज नहीं है। उन्होंने और जो दीगर रीजनल ममालिक हैं, उनके ऊपर भी खूब गर्मी खाई और जिससे कि ये ज़ाहिर होता है कि तालिबान पे वो पाकिस्तान का कंट्रोल या असर नहीं है जितना कि दुनिया समझती है। क्या ये सच है या नहीं? इसके ऊपर भी बात होगी और क्या होने वाला है अफ़गानिस्तान और ख़ुसूसन यूएन में का जो जो जनरल असेंबली का इजलास है, वो भी शुरू हो गया है। खान साहब उससे ऑनलाइन तकरीर कर रहे हैं, वो नहीं गए। शाह महमूद कुरैशी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हिंदुस्तान के जो हैं, वो वहाँ पर जाके अमेरिकी हुकाम से भी मिल रहे हैं, दीगर रीजनल और इंटरनेशनल पावर्स से भी मुलाकातें उनकी ड्यू हैं। और आखिर में कुछ सीपेक के हवाले से भी बात होगी कि चीनी जो हुकाम हैं वो थोड़े-से नाराज़ हैं। चीन के एक एक अखबार ने सिक्योरिटी का ज़िक्र भी किया है और सीपेक का काम मंसूबा कहाँ पहुँचा है, क्या उसमें रुकावटें हैं, क्या मसाइल हैं, इस पे भी बात होगी। तो सेठी साहब, सॉरी फॉर द लॉन्ग इंट्रो, आज चूँकि बहुत ज़्यादा मौज़ूआत हैं, इसलिए वक़्त लगा आपकी तरफ आते-आते। ये ज़रा पहले उस्मान बुज़दार और इमरान खान की कहानी है, इसको तो ज़रा थोड़ा-सा वाज़ेह करें ना कि किस हद तक सच गप में गप है और किस हद तक सच है? नहीं, बाज़ार सेट है। एस्टेब्लिशमेंट 3 साल हो गए हैं, नाकाम है बिल्कुल। उनकी पूरी कोशिशें जो है नाकाम हो रही हैं उनकी। कभी वो एक को खड़ा करते हैं उसके खिलाफ, कभी दूसरे को। और जब खान साहब के पास जाते हैं तो खान साहब कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं ज़रा सोचता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ। अच्छा उनको ये बंदा दे देते हैं। अच्छा उनको ये बंदा दे देते हैं। ये सारा कुछ चलता रहता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि पंजाब में कोई तगड़ा बंदा खान साहब रखना ही नहीं चाहते। ये ना हो कि कोई लीडर ही बन जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर ले। तो इसलिए अ, सारी कोशिशें उनकी नाकाम होती हैं और होती जा रही हैं। अ, और ये वक़्तन-फ़वक़्तन ये शुरू हो जाती है बात कि भई फिर वक़्त आ गया है, एस्टेब्लिशमेंट ने फिर प्रेशर डाला हुआ है, इसको छुट्टी कराओ यार, कोई और लेके आओ। मगर कुछ जी। भी नहीं हो रहा और ये सब हवा में
गुड्डियां लोग उड़ा रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, हकीकत में कोई इसका बेस नहीं है। बुज़दार साहब जो हैं वही हैं, और उनके पीछे इमरान खान साहब के भी पीछे बहुत तकड़े लोग या तकड़े जिन भूत खड़े हैं, इसलिए कोई उसको हिला नहीं सकते उनको। तो फिर सेठी साहब, ये फिर इससे तो ये एक सवाल निकलता है ना कि जो ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है कि जी इमरान खान कठपुतली हैं, वो बिल्कुल वही करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है, वो इनका। लेकिन बुज़दार साहब के मामले में तो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। पंजाब का वज़ीर आला, आपको पता है कि किसी एतबार से वज़ीर आज़म से ज़्यादा भी इख्तियारात होते हैं उसके। तो फिर ये कट पपेट थ्योरी जो है, ये मुकम्मल तौर पर बैठती नहीं। नहीं, क्या वो कहेंगे? इसलिए नहीं, नहीं देखिए ना, जो कोर इश्यूज़ हैं वहाँ तो बैठती है ना। अब जी। वो दूसरी साइड ने भी तो थोड़ी गुंजाइश तो देनी है ना। ये ना हो के, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो इमरान खान साहब के पास है ना। अगर खुदा ना खास्ता खान साहब नाराज हो जाते हैं, लेट्स से हुँ, कोई झगड़ा हो जाता है, हुँ। तो फिर आपको पता है वो जो एक ही रास्ता है उनको रिमूव करने का, वो है वो कौन? भी। कू। वो कू है और कुछ नहीं है। हुँ। बिकॉज़ वो तो कू ही है ना जी, रातों रात जो हो जाए। अगर खान साहब को पता चल गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, या ये हो रहा है, या वो हो रहा है, और उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, तो खान साहब बहुत से कदम उठा सकते हैं ना। इसलिए बेहतर यही है कि जब पंगा उस वक़्त लिया जाए जब आप तैयार हों कू करने के लिए, और जब तक आप कू करने के लिए तैयार नहीं हैं, खान साहब को भी पता है, सबको पता है, तो वो एक बैलेंस होता है, वो खान साहब ने बरकरार रखा हुआ है। अब छोटी-सी बात है, आप बुज़दार की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि नया दौर को बंद ही करा दिया जाए। कोई ऐसी खबर दे के आपको कि आप बंद ही हो जाएँ, हिम्मत है सुनने की? हाँ, नहीं, है हिम्मत। करें। है? लेट्स नहीं देखिए, नहीं, लेट्स ऐसे ऐसे गैम्बल। ना करे ऐसे ना सेठी करें, हैं? साहब। हाँ, सेठी साहब, मैं गियर तब्दील सुलंगी करता हूँ। सुलंगी साहब जेड़े ने फट गई तुहाडी, हैं जी? नहीं, नहीं, करें, 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 मैं नहीं, करें। नहीं, मैं करे, गियर रहने दो। मैं गियर मैंने गियर फूट तब्दील डाल दी आप दोनों के दरमियान, रहने दो। मैं देखे ना गियर ये। तब्दील करता हूँ। हाँ, चेंज बुज़दार करें की आए। बात हो रही है, बुज़दार हाँ, की बात हो रही है, तो जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने अभी पिछले ही दिनों एक इंटरव्यू दिया सुहेल वड़ाइच को। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैंने बुज़दार को हटने नहीं देना। बिल्कुल सही है। ये क्या गीदड़ सिंगी है? नहीं, गीदड़ सिंह ही नहीं है परवेज़ ये। इलाही को क्या फ़ायदा है इससे? हो बहुत फ़ायदा है। अगर बुज़दार हटता है तो कौन आएगा? हुँ, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू तो ये है ना कि कौन आएगा? चौधरी साहब समझते हैं कि यहाँ जो भी आएगा इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सही। हमें लगवाएँ, हम आपके साथ हैं, हमारे हवाले करें। एस्टैब्लिशमेंट भी ये कहती है चौधरी साहब के हवाले करो। ठीक है, चौधरी साहब भी ये कहते हैं, परवेज़ इलाही भी ये कहते हैं। खान साहब नहीं मानते। अब खान साहब ने बुज़दार को रखा हुआ है। चौधरी साहब जो हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर बुज़दार एक कमज़ोर आदमी है, मैं तकड़ा स्पीकर हूँ, तो मेरी कुछ हैसियत तो है ना। और अगर यहाँ कोई तगड़ा बंदा आ गया, तो फिर मेरी हैसियत क्या रहेगी? इसलिए एक कमज़ोर बुज़दार मुझे सूट करता है। उसके बनिस्बत के कोई तकड़ा यहाँ बंदा आ जाए, जो मेरी बात ही ना सुने और मैं बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाऊँ। अभी तो आपको पता है कि चौधरी साहब हाथ-पैर मार-मूर के कभी टाइट कर देते हैं, कभी लूज़ कर देते हैं, कभी स्नब कर देते हैं, कभी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे चीज़ें कर देते हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत हिला देते हैं। तो उससे अपना वो है कि उनके 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए फंड्स चाहिए, वहाँ उन्होंने अपने आप को मजबूत करना है, जमाना है, उसके लिए वो लेते रहते हैं, कभी तक मसले बन जाते हैं, फिर वो टाइट कर जाते हैं, फिर एक आध बयान आ जाता है इधर-उधर का, तो फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये चौधरी साहब को सूट करता है कि अगर तब्दीली करनी है तो या हमें लाएँ या फिर बुज़दार को ही रखें। उसकी वजह ये है कि बिलावल तो कुछ और कह रहा है ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट को दाना डाल रहा है कि जी जब हम हैं तो क्या गम है, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को देना, हम अभी करते हैं। मगर वो तो ज़ाहिर है ना चौधरी साहब को बात पसंद आएगी ना अ, इमरान को। यहाँ तक कि ये भी पेशकदमी हुई है कि ठीक है जी, वो चौधरी साहब और नून लीग जो है वो आपस में हेलो हाय कर लें और चौधरी साहब को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। चौधरी साहब के 10-12 वोट हैं, पीपल्स पार्टी के 4-5-6 हैं और उसके बाद नून लीग के हैं, तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। मगर चौधरी साहब उसी सूरत में जाएँगे इस किस्म की गेम के अंदर जब 2 चीज़ें क फुलफिल होंगी, 2 कंडीशंस। एक कंडीशन ये
कि एस्टैब्लिशमेंट कहेगी गो अहेड। दूसरा ये कि एस्टैब्लिशमेंट नून लीग को और पीपल्स पार्टी को बनाएगी कि चौधरी साहब को बनाए आप चीफ मिनिस्टर। मगर पीपल्स पार्टी तो शायद मान जाए, मगर नून लीग कभी नहीं मानेगी, इसलिए ये चीज होती नहीं है। इसलिए अगर अलीम खान आ जाता है तो चौधरी परवेज इलाही की हैसियत गिर जाएगी। अगर कोई और आ जाता है इसी किस्म का तगड़ा आदमी, पैसे वाला भी है, तगड़ा भी है, तो मसला बन जाता है। इसलिए होता यह है कि जब एस्टैब्लिशमेंट इंसिस्ट करती है कुछ करो 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 करो, तो फिर ये करते क्या है कि बुज़दार को रहने देते हैं और जाके चीफ सेक्रेटरी, आईजीपी, पीएससीएम इस किस्म की तब्दीलियां कर के अपना काम चला रहे हैं। और अब ये हो ये रहा कि बुज़दार साहब को बड़ा बिल्डअप दी जा रही है। आपने शायद नोटिस नहीं किया अखबारों के अंदर, और बड़े अब बुज़दार साहब छाती बाहर निकाल के चलते हैं। पहले तो ऐसे करके चलते थे, अब जाके रिबन्स भी बड़ी काट रहे हैं, हर दूसरे दिन पहुंचे हुए होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो भी उनको भी बिल्डअप दी जा रही है कि यार कोई पैरा देते खड़ा हो, कोई अपना इंप्रेशन ठीक कर। और ऊपर से फिर ये भी हुआ कि अब इस्लामाबाद से इंस्ट्रक्शंस आए हैं बुज़दार साहब को कि देखो आफ्टर ऑल तुम मेरे मोहरे हो, तो अब ये है कि ये जो तुमने काम शुरू किया हुआ था ना, जो हम तुम्हें फंड्स दे रहे थे, तो तुम इधर उधर अपने लोगों को चुन चुन के दे रहे थे, और कुछ अच्छे लोग हैं हमारे, उनको तुम नहीं दे रहे थे क्योंकि तुम समझते हो कि वो बड़ा पावरफुल ना हो जाए। और उधर दूसरे ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ हैं तो सही मगर नहीं भी हैं, तो उनको भी तुम थोड़ा बहुत देते रहते हो, ये बंद करो। अब इस्लामाबाद से फंड आ रहा है, ये फैसला कि किसको फंड्स देने हैं, किसको नहीं देने। तो वो भी, और बुज़दार साहब जाहिर है अगर 10 की लिस्ट आती है तो 9 बुज़दार साहब दे देते हैं, एक अपना उसके अंदर घुसा देते हैं लिस्ट के अंदर। एंड सो बुज़दार साहब के साथ भी तो आपको पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिविल सर्वेंट्स साथ बैठे हुए हैं, वो भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। और फिर वैसे भी ही इज अ पॉलिटिशियन एट द एंड ऑफ द डे। जी जी बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब के लिए स्टेटस को ठीक है। अगर बुज़दार को चेंज करना है तो चौधरी साहब इंसिस्ट करेंगे कि हमें लेके आए। ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल। तो मरियम नवाज के बयान जो मैंने पहले जिक्र किया सेठी साहब, उस पर क्या कहेंगे आप कि उन्होंने कहा कि जी मैं इस गुनाह में कोट अनकोट शामिल नहीं थी। अब बात यह कि एक तरफ पार्टी का एक और फैसला था, पार्टी के बड़े जो लीडर्स हैं खसूसन वो जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर आप कहते हैं तो 16 सेकंड की वीडियो मैं वो प्ले भी कर देता हूँ। प्ले कर दे। चलाएं हाँ जी कर जरा, दें। चलाएं जी वो वीडियो, लीजिए ये अभी प्ले होती है। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। जी सुन लें अब आप तो ये क्या ये कोई मैसेजिंग है या ये अपनी वो अपने बयानियां जो है उस पे डट के खड़ी हैं या क्या, व्हाट इज शी ट्राइंग टू से? देखिए आपको पता हुआ क्या था, जब वो दोहरा देते हैं फिर आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ तो ये सब ख्वाजा आसिफ और इनके साथी सारे पहुंच गए लंदन मियाँ साहब से बात करने के लिए। और वहाँ काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। मियाँ साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमने नहीं करना, हम दूर रहें इस चीज़ से, हम ना हाँ करें ना करें, हम बाहर रहें इस चीज़ से। हाँ, मगर वहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने कहा नहीं जी बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो पीपल पार्टी नंबर लगा जाएगी, वो तो करना ही करना है उन्होंने, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और हमारे लिए सारे रास्ते पहले ही बंद होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ी-सी ऐसी चीज़ है, एक चीज़ होने जा रही है और हम रोक भी नहीं सकते उसको, और तो हमें इजाज़त दे दी जाए कि हम ये करें। उस वक़्त मियाँ साहब और मरियम और भी 2-3 लोग थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की, मगर वो जो लोग वहाँ गए थे उन्होंने काफ़ी दबाव डाला मियाँ साहब के ऊपर। तो फिर वहाँ ये फैसला हुआ, अच्छा ओके, मेरा ख़्याल है खुश तो नहीं थे, मगर उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, इतने मसला बन गया ये तो। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर ये है कि कुछ ज़्यादा आप लोग आगे-आगे होके मत कीजिएगा, जितना लो प्रोफ़ाइल आप कर सकें वो कीजिएगा। थोड़ा-सा बचाव करने की कोशिश करें बिकॉज़ बैकलैश आएगी हमारे खिलाफ। तो ऐसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ आए, तो आपने देखा कि वो ख्वाजा ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े धड़ल्ले से, जैसे कि फ्रंट फुट के आके, जैसे कि पीपल्स पार्टी तुम्हारे पीछे, हम पहले खिदमत के लिए हाज़िर हैं। तो उसके साथ तो बहुत ही बड़ी बैकलैश आ गई।
जब इतनी बड़ी बैकलैश आई तो फिर मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब के ऊपर प्रेशर आया। उस वक्त उस प्रेशर में उन्होंने यही कहा कि नहीं नहीं मुझे तो अप्रूवल है, हमें मियाँ साहब ने का फैसला है, ये मेरा फैसला तो नहीं है। उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और मियाँ साहब के ऊपर सारा कुछ डाल दिया। अच्छा, अब जाहिर है मैं आपको ये बता सकता हूँ मियाँ साहब खुश नहीं थे इस चीज़ से, मगर अब वो पुराने साथी हैं और फिर कुछ जो हार्डलाइनर्स थे मुस्लिम लीग के अंदर, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की कि जी ये देखे ना जी क्या हुआ कैसे हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा कि ख्वाजा साहब कुछ अरसे के लिए थोड़ी चुप्पी हो गए। आपने देखा वो बिल्कुल वो है ऐसे था जैसे रुस्से में हैं या हर्ट हैं कि मैं तो पूछ के आया था और तो वो इशू ये नहीं था कि पूछ के आए थे, इजाजत तो मिल गई थी, मगर जिस धड़ल्ले के साथ इन्होंने किया वो मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने कहा था जरा हथौली रखना, ट्राई एंड चलो बचाने की कोशिश करना, अब करना ही है तो ठीक है मगर डोंट बी सो इंथ्यूजियास्टिक अबाउट इट और आगे आगे होके ना करना, चुप कर जाना बस चुप करके हो जाए तो ठीक है, मैं अपोज नहीं करता। अगर यहाँ आके कुछ हालात बदल गए पार्लियामेंट के अंदर उसके साथ, तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मियाँ साहब और मरियम वाज नॉट ऑन बोर्ड। जब मरियम कहती हैं कि मुझे कंसल्ट नहीं किया या मैंने तो कभी अप्रूवल नहीं दी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस किस्म की चीज में जबकि सारे के सारे पार्टी के लोग वहां पहुंच गए और वहां उन्होंने मियाँ साहब के ऊपर दबाव डालकर ये फैसला करवाया, उस वक्त ये नहीं हुआ कि मियाँ साहब ने फोन उठा के और क्या मरियम यहाँ ये लोग सारे आए हुए हैं और ये मेरे पे बड़ा प्रेशर, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरा ख्याल है ऐसे नहीं बात हुई। उससे पहले जरूर जब ये सबको याद किया मियाँ साहब ने कि आ जाए यहाँ, या इन्होंने कहा हम जाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त जरूर मरियम की और मियाँ साहब की बात हुई होगी। और मैं जिस हद तक मैं मियाँ साहब को जानता हूँ उस हद तक ये है कि मेरा ख्याल है जब मरियम ने पूछा होगा कि अबू अब फिर क्या फैसला आपका, क्या करना है हमने, और मरियम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया होगा, तो ये है कि नहीं वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस। मगर मियाँ साहब ने कहा होगा अच्छा मैं उनकी बात सुनता हूँ, और तो जब मियाँ साहब ने बात सुनी तो फिर उस वक्त यही फैसला हुआ कि अच्छा जी ठीक है। फिर प्रेशर बहुत था एंड फ्रॉम द लॉबी, दिस लॉबी, और तो ऐसे हो गया। तो आई थिंक अगर आप इसको लिटरली लें कि तो मरियम वाज नॉट कंसल्टेड इन दैट सेंस। उस मीटिंग के अंदर मरियम नहीं थी, उस वक्त कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो रही थी, ये उसी मीटिंग के अंदर ये 2 दिन चली ये बातें, उन्हीं बातों में ये हुआ। तो मरियम ये जब ये कहती है कि जी मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, तो उनका ये मतलब है कि पहली बात तो ये है कि उस तरीके के साथ जैसे अगर मैं वहां बैठी होती, जैसे ये कॉन्फ्रेंस में बैठी होती हैं, वहां बैठी होती तो चलो मैं आप कह सकते थे कि उस गुनाह में मैं भी शामिल हूँ, मैंने इत्तेफाक किया हो या बट शी वाज सिटिंग इन पाकिस्तान, बाकी सब वहां सामने बैठे बैठे बातें हो रही थी। मगर दूसरी बात ये है कि वो तो उस वक्त भी अपोज थी, उसने अपना मौकफ नहीं चेंज किया, उसका वही मौकफ था जो आज है कि ये एक्सटेंशन शेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मियाँ साहब क्योंकि पार्टी लीडर हैं, वो जाहिर है फिर कि उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और उस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि जो मेजोरिटी ओपिनियन था उन लोगों का जो वहां पहुंचे, वो सारे यही थे कि मियाँ साहब थोड़ी पीछे हटो। अच्छा, उस वक्त एक और भी बयानिया पीछे से आ रहा था, वो ये आ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को पूछा जा रहा था कि अच्छा चले बताएं अगर ये हो तो फिर मियाँ साहब को कैसे मनाएंगे आप, अगर ये हो अगर वो हो अगर ऐसे हो जाए अगर वैसे हो जाए, ऑप्शंस इन विच इंक्लूड शहबाज और नून लीग। तो आगे से ये होता था कि फिर ये बताएं कि मियाँ साहब को कैसे बेचेंगे, ये वो मान जाएंगे ये बात, वो नहीं मानेंगे, वो क्या करेंगे वो क्या नहीं होगा। तो जिसकी वजह से फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब ऐसी बातें कहते हैं जी मैं जाके गोल्डे फाड़ लाऊंगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब है कि वो उसका जवाब आज तक नहीं मिला कि जी क्या अगर कोई डील होती है यहाँ शहबाज शरीफ साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की, तो क्या मियाँ साहब जो है ऑन बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, और क्या कोई गारंटी दे सकते हैं शहबाज शरीफ साहब के मियाँ साहब इज ऑन बोर्ड। क्योंकि अगर ये कहते हैं नहीं मियाँ साहब इज नॉट ऑन बोर्ड तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो ये कहते हैं मियाँ साहब इज ऑन बोर्ड तो फिर प्रूव करना पड़ेगा, और मियाँ साहब हर दूसरे दिन कुछ छिका मार देते हैं, तो प्रूव किस तरह करोगे तुसी तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब ऑन बोर्ड जो है ना वो नहीं है। क्या वो किसी स्टेज पे हो सकते हैं, मैं समझता हूँ हो सकते हैं, ये भी बाय द वे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी स्टेज पे वो हो सकते हैं, मगर वो स्टेज क्या होगी कैसे होगी कौन सी गारंटीज होंगी फ्रॉम द अदर साइड। मियाँ साहब ने क्या गारंटीज देनी है, उन्होंने तो मांगनी है गारंटीज, जो उनका फॉर्मल मौकफ है, इसलिए यहाँ आके बात फंसी हुई है और बात आगे नहीं जा रही। तो मरियम जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं अपने बारे में,
और उनका पुराना उस वक्त भी यही मौकफ था और आज भी यही मौकफ है, और मैं समझता हूँ दिल से मियाँ साहब का भी वही मौकफ था और आज भी वही मौकफ है, मगर उस वक्त पार्टी का प्रेशर बहुत था। इसकी एक अहमियत है इस बात की, इसका ये कि अगर मियाँ साहब के ऊपर पार्टी प्रेशर आता है तो मियाँ साहब बात सुन भी लेते हैं, ये नहीं हर बात अपनी करवाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना कि आगे जाके क्या से सिचुएशन डेवलप करती है और पार्टी के अंदर एक ऐसा कंसेंसस पैदा होता है, जो हार्ड लाइनर्स भी हैं वो भी आगे कहते हैं नहीं मियाँ साहब कर लो, तो फिर क्या मियाँ साहब स्ट्राइक आउट ऑन हिज ओन करेंगे या फिर कहेंगे ठीक है फिर तुसी कर लो मैं चुप कर जाना, एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है सबके लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, शहबाज साहब के लिए भी और मियाँ साहब के लिए भी। जी, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो सेठी साहब आपने कहा शराइत वो को होंगी, अश्योरेंसेस होंगी, गारंटीज होंगी, क्या मोटी-मोटी क्या गारंटीज होंगी? नहीं देखिए, वो गारंटीज तक तो बात पहुंची नहीं ना अभी तक, ठीक, पहुंचेगी जब हाँ, वक्त आएगा तो जाहिर है फिर पहुंचेगी ना कहीं ना कहीं। अब मुझे ऐसे लगता है कि ये बात अगर तो हस्बे मामूल एक साहब घर चले जाते हैं और कोई और आ जाते हैं तो फिर तो गारंटी शारंटी की बात ही नहीं रही, बिकॉज वो जो इशू है वो तो दो साहिबान के साथ है, मियाँ साहब का, जिनके वो नाम ले लेके थकते नहीं है, अब हर रोज याद कराते रहते हैं हमें। उस तरफ शहबाज शरीफ साहब जब सुनते होंगे तो तोबा 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 करते होंगे और मियाँ साहब फिर फेंक देते हैं नाम इधर उधर। तो अब बात ये है कि अब वहाँ क्या होने जा रहा है वो आपने देखना ही देखना है, वो आपको पता चल जाएगा अगले साल क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है। ठीक। तो इसी से सेठी साहब अगले साल क्या होने जा रहा है? इलेक्शन का वक्त है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे तैयारी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकियां दी जा रही हैं, वहाँ नोटिस जारी हो गए हैं और चेयरमैन नैब जिनका के मुद्दत मियाद ओहदा जो है वो खत्म हो रहा है अक्टूबर के पहले हफ्ते में, उनकी एक्सटेंशन की तैयारियां भी जारी हैं। ये ज़ाहिर बात है किस हद तक इम्पोर्टेंट है ये पीटीआई की गवर्नमेंट तो चाहेगी कि शायद जो जो मीडिया में जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि उनको एक्सटेंशन मिले, लेकिन वो मौजूदा कानून में मुमकिन नहीं है, एक्सटेंशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर नए को लगाना है तो शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें वो नहीं चाह रहे। तो अब ये बताइए कि क्या आप क्या देख रहे हैं कि इसका वे आउट या क्या रास्ता अख्तियार करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट दो तीन चीजें करना चाह रही है जल्दी से जल्दी, ताकि उसका रास्ता खुले और वो जो अपने मकासद हैं उसको पूरा करे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि कुछ कानून साजी की जाए जिसके साथ दो तीन मकसद पूरे हों। आ, एक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड इंटरनेट वोटिंग, दूसरा ये है कि मीडिया के जुबान बंद करना और मीडिया के ऊपर धमकी देना हो। ये दो बहुत अहम उनके लिए कानून साजी के पॉइंट्स हैं। तीसरा ये है कि नैब को रिवाइव करना है ताकि जब वो जो प्रेशर अभी डाला हुआ है ऑपोजिशन के ऊपर वो बरकरार रहे, ये ना हो कि कोई नया बंदा आए और वो भी एक ऐसा निकले वो जो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर निकला, फिर तो सारे काम ही खराब हो जाएंगे। तो अगली इलेक्शन जीतने के लिए इमरान खान साहब को कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले मीडिया की ठुकाई करके मीडिया को साफ सुथरा करके रखना ताकि मीडिया एक्सपोजेस ना कर सके, मीडिया जो है उनको गंदा ना कर सके, नंबर वन, उनको एक्सपोज ना कर सके। नंबर टू, एक ऐसा नैब चेयरमैन लाया जाए या ये या कोई और जो कि 100% जैसे इस चेयरमैन ने हुक्म की तामील की है वो भी वैसे ही करे और ऑपोजिशन की माँ बहन करके उनको रखा जाए अपनी इन देयर राइट प्लेस। और उसमें बेस्ट यही है कि इस चेयरमैन को ही वापस रखा जाए। उन्होंने काफी अपनी लॉयल्टी का इजहार किया है और उनके ऊपर उनके पास कुछ ब्लैकमेलिंग भी है जो कि लीवर है उनके पास, तो इसलिए जॉइंट हाउस की बड़ी सख्त जरूरत पड़ेगी इनको हर स्टेज पे, क्योंकि जिस किस्म की सिंपल मेजोरिटी के साथ ये कानून जो लाना चाह रहे हैं वो सेनेट के अंदर जाके रुक जाएंगे और अगर वो रुक जाएंगे वो वापस होगा तो इनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, टाइम इज रनिंग आउट। तो इसलिए कानून साजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नैब चेयरमैन को वापस बुला के रखना नंबर वन। बाकी दो जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट अभी वो कह रहे हैं ना कंसल्ट ही नहीं करेंगे, खुद ही कर देंगे, ऐसी की तैसी सब शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा, तीसरी चीज ये कि ये मीडिया के खिलाफ ऐसे कानून लाए जाएं कि आप और मैं यूट्यूब पे बैठ के भी बात ना कर सके, इलेक्ट्रॉनिक पे तो हम नहीं कर सकते, यहाँ भी ना कर सके।
एंड और सोशल मीडिया पे भी ना कर सके। और फाइनली ये कि जी वो कम हेलो हाई वाटर नादरा को इन्वॉल्व किया जाए इन दी एक्सरसाइज जो आगे करने जा रहे हैं। याद रहे कि पिछली दफा जब आरटीएस सिस्टम टूट गया था तो उस वक्त जो मुबीन साहब उनके हेड थे नादरा के, उन्होंने गलती से बयान दे दिया कि जी नहीं हमने तो नहीं रोका, आरटीएस सिस्टम तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद उनको ठक पड़ी होगी, एक और चुप है, तो वो चुप करके इधर हो गए। आप नए एक नादरा चेयरमैन आ गए हैं और अम, और वो बिल्कुल पहले तो वो आंखें दिखा रहे थे थोड़ी बहुत, जिस किस्म की खतो खताबत हो रही थी इलेक्शन कमिश्नर के साथ। फिर उन्होंने देखा नहीं यार इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी ना कर दे, तो वो अब थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, स्क्रैपिंग द बैरल। और मगर उनको लाया इसी काम के लिए गया है कि एक तरफ आरटीएस जो है वो जब चाहे हम जो मर्जी कर लें, दूसरी तरफ इंटरनेट जो है वो आपने प्लानिंग करनी है, उसमें कैसे करना है कैसे नहीं करना वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई थिंक जी कितनी कितनी सीट्स चाहिए इनको, और कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहाँ इंटरनेट वोटिंग बड़ी क्रिटिकल होगी, और वहाँ छोटी मोटी ट्वीकिंग की और उसके बाद इनको वो वोट ले जा सकते हैं। पीटीआई मिल जाएगी पीटीआई को वो वोट। तो ये सारी सिचुएशन बन रही है रजा, ये सारी की सारी तैयारी हो रही है कि किसी न किसी सूरत में अगली इलेक्शन जो हमने जीतनी है। जी। ये अब है। आपके रिस्पॉन्स जो आपने ये बातें तैयारी, तो बिल्कुल आपने ये सारे पॉइंट्स बड़ी क्लियरली जिसे कहते हैं वजाहत की है इनकी। मैं यहाँ पे दो दो अननोन वेरिएबल्स हैं। नंबर एक अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका क्या रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, इलेक्शन कमीशन के मामलात हों, या ये जो आप बता रहे हैं नादरा वगैरह, जो कि दिखाई दे रहा है सारा कुछ, और मीडिया के ऊपर भी। और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट। अब इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे मैं वो कह रहा हूँ कि जो अदलिया के बगैर वाली इस्टेब्लिशमेंट है, कोर इस्टेब्लिशमेंट में उसका जिक्र कर रहा हूँ, जिसको आप मिल इस्टेब्लिशमेंट लिखते हैं फ्राइडे टाइम्स के इदारिये में। तो ये दो जो वेरिएबल्स हैं, ये क्या, इनकी क्या अप्रोच होगी? अदलिया भी एक अननोन, हमें नहीं पता उनका कि वो क्या रिएक्ट करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट का तो चले हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट तो अभी तक तो इमरान खान साहब के साथ है, और ये जो कुछ हो रहा है उसमें उनका पूरा हाथ। ये ना कहें कि वो कहेंगे ना ना ना, वो कहें करो करो करके दिखाओ, ताकि हमारे पे ज्यादा बोझ ना आए, आप ही कर लो जो रिगिंग शिगिंग करनी है, नहीं तो फिर हमारे पे बात आती है। तो दूसरी बात ये है कि अदलिया की बात है असली। अदलिया की बात असली है कि इनका ये कोशिश है कि यार अगर काजी फायज ईसा और उनके को ना निकाला गया किसी न किसी तरीके के साथ, और इलेक्शन ईयर में वो बैठे हुए, तो शायद ये जो हरकतें हम करना चाह रहे हैं ये नहीं हो पाएंगे। तो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मगर जुडिशरी में भी मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी ये पॉइंट यहाँ रेज किया है, वहाँ हर महीने हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसा फैसला आ जाता है किसी ऐसे जज से जिससे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत वहाँ भी जान आ रही है लोगों के अंदर। हाँ, 3-4 जज तो बड़े क्लियर कट हैं, वो तो अपनी इंडिपेंडेंस का इजहार करते जा रहे हैं। दे कवर देयर फ्लैंक्स कि ऐसे ही ना हो गए और उनके खिलाफ कोई ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए, मगर वो नजर आ रहा है कि इस किस्म के जब कुछ वक्त आया तो वो फिर खड़े होंगे, मगर अभी वो माइनॉरिटी में है। मगर मैं ये भी कह दूं, पहले देयर वाज अ माइनॉरिटी ऑफ 1, then there was a minority of 2, then there was a minority of 3, then there was a minority of 4। तो एक स्टेज पे तो 6 की भी माइनॉरिटी हो गई थी, एज अपोज टू मेजॉरिटी ऑफ 4 एंड द अदर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको डायलेक्टिकली देखें, जैसे हमें सिखाया गया कि आप देखें कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज कम हो रही है। हाँ, जो चीज बढ़ रही है बड़ी छोटी सी हो, और जो चीज कम हो रही है बहुत बड़ी हो, नजर ही ना आए कि कुछ कमी हो रही है। मगर ये इसको डायलेक्टिक्स कहते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि क्या छोटी सी चीज जो आहिस्ता 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 से बढ़ती जा रही है, उसका ग्राफ ऊपर चलता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी जो है उसके ऊपर अब बार का और अवाम का और मीडिया का बड़ा प्रेशर आ रहा है। मैंने जिंदगी में, और बाय द वे मैं अब 4 साढ़े 4 दिहाइयों से जुडिशरी को भी मॉनिटर कर रहा हूँ और मीडिया को भी कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स भी देख रहा हूँ एज अ फर्स्ट रिंग साइड सीट, और 2-3 दफा तो कूद के थोड़ी बहुत मुक्के मार मूर के खा के वापस भी बाहर आ गए। तो अब बात यह है कि और जुडिशरी के साथ भी, ये नहीं कि सिर्फ, हाँ सबके साथ ही प्यार मोहब्बत चलती रही है। अच्छा, तो अब बात यह है कि मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जुडिशरी जो है एक एक करके उनके पर जो है ना हल्के हल्के खुलने शुरू हुए हैं। और ये कब होगा कैसे होगा मैं ये नहीं कह सकता, मगर आपने देखा
कि एक दिन ऐसा था कि ऐसे लगता था कि जनरल मुशर्रफ उनको कोई हिला ही नहीं सकता और सारी जुडिशरी उनके थंब के नीचे। और विद इन 24 आवर्स एक जज साहब खड़े हो गए, पता नहीं उनको क्या हुआ, कुछ जिन भूत चला गया उनके अंदर, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं मानता, बस ठीक है, और कह के कहा आ गए। बस उसके साथ एक तीली लग गई और वो एक मूवमेंट बन गया। और फिर मुशर्रफ साहब जिन्होंने कहा था उसको वहां स्नब करके वॉकड आउट ऑफ दैट मीटिंग एंड सेड दिस मैन करके वो निकल गए। और दैट मैन करके वो बाहर घर से आए और बाहर फिर लोगों ने कहा चुप्पो जी इन्हें चुप्पो, तो और उनको चुप के लोगों ने हीरो बना था, एक मलबा बन रहा था। तो यार ये चीज किसी वक्त भी हो सकती है, और ये भी है कि 2 साल 3 साल और ना भी हो, मगर ये हम कह सकते हैं कि ये चीज बढ़ रही है और किसी वक्त फट सकती है। बिल्कुल। तो मीडिया का भी इसी तरह आप देखें कि मीडिया जो कि बड़ा प्रो इमरान था, वहां भी तो देखिए बहुत सारे कल परसों तो कामरान खान साहब ने भी, जो कि इतनी उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे खान साहब की, वो हत्ता उन्होंने भी कहा कि जी सीपैक ठप है और चीन के प्रेसिडेंट ने आपसे बात नहीं की। मैं खान साहब का जो आज आज जो गिला शिकवा उन्होंने किया है, वो छोटा सा एक क्लिप है, जरा वो सुन लें आप। जी, ये चलाइए जरा खान साहब की शिकायतें। मैं ये कहूंगा कि आप हमेशा सच लिखें, तनकीद करें तो सच्ची तनकीद करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट करप्शन नहीं कर रही और अगर हमारी गवर्नमेंट कानूनी तोड़ी मुल्क है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आजाद अदलिया से। आजाद ना अदलिया से फर्क पड़ता है, ना आजाद सहाफियों से फर्क पड़ता है। फर्क उनको पड़ता है जो कि चोरी कर रहे हो तो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं जुडिशरी, डिक्टेटर्स कानून तोड़ रहे हो तो वो कंट्रोल करते हैं मीडिया और जुडिशरी। लेकिन आपको मैं, ये वो गवर्नमेंट है 3 साल में, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की तारीख में कोई गवर्नमेंट नहीं आई जिसने मीडिया को बिल्कुल छोड़ा हुआ खोला। आप जरा देखें कि आप सिर्फ ये उठा के देख लें, आपके लिए बड़ा आसान होगा कि 3 साल के अंदर कितनी प्रो खबरें निकली हैं हमारी और कितनी एंटी, कितने प्रो प्रोग्राम हुए और कितने एंटी। मैं गारंटी आपको करता हूं कि 70% हमारे अगेंस्ट प्रोग्राम गए। 70% सुन लें आप। अच्छा, बात यह है कि पता नहीं फिर आप और हमें क्यों टीवी से निकाल दिया गया है, पता नहीं। मैं अब नाम लेने शुरू करूं उन लोगों के जो कि सच बोलने की कोशिश करते रहे हैं, तो सबको निकाल दिया गया है। और तो किसने कहा कि इनको निकाल दो? नहीं, नाम मैं ले लेता हूँ। तलत नहीं रहने हुसैन, दें, मतलब नुसरत अब क्या नाम जावेद, लेने। आज मतलब सोलंकी साहब बैठे हुए हैं, आपको बड़ी हाँ। कभी आप अंदर हैं कभी आप बाहर हैं, आपका भी कोई समझ नहीं आ रही। अब तो शुक्र है आगे हैं, फिंगर्स नहीं अब क्रॉस। देखिए ना, नहीं रहने देना, जो लोग अंदर भी हैं। मैं अब फिर वापस आया हूँ एक टीवी चैनल पे, जी सारा वक्त कैंची लेके बैठे हुए होते हैं, ये नहीं कह सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और अगर मैं कर दूं तो एक जमाना था मैं लाइव करता था प्रोग्राम, अब 2 घंटे पहले करवाते हैं। तो आप खुद ही ओके। सोच लें कि नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे मर जावांगे इसी, ओ फोन आ जाएगा, ओ ऐ हो जाएगा, ओ। तो बेचारे वो क्या करें। हाँ, तो मैं उनकी ये भी आपसे कह मजबूरी रहा है, हूँ, जाहिर बात है। जी हाँ, तो बात ये है कि ये जो बातें हम यहाँ कर लेते हैं, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है कि इनको ये नहीं चल सकती टीवी के ऊपर, नहीं चल सकती, इसीलिए हम यहाँ बैठे कर रहे हैं बातें। तो बात ये, इसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। यही जो लॉज ला रहे हैं पेमरा के, जो उसके आगे बढ़ के ला रहे हैं पीएमडीए के, वो सारा यही है ना कि हमें भी बंद किया जाए। हम मुझे बताएं, हमको बात कर देते हैं, हमें एक नोटिस आ जाता है कि जी आप 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया नजम से, ठीक, अगर तुम्हें 50-50 लाख रुपया कटो, रख दो बिल्कुल। असं कितने जावांगे असी, ठीक है जी, सड़क से खड़े हो जाएगा, दियो जी दियो, डोनेशन दियो, डोनेशन दियो। अच्छा हम गल है कि तो ये एक धमकी होती है ना, एक धमकी आई नहीं तो खत्म होगी बात। तो ये कहना कि जी सारी दुनिया मानती है इस बात को कि यहाँ की मीडिया के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, सारी दुनिया में मजमून लिखे गए हैं, क्या वो दुनिया पागल है जो लिख रही है ये बातें? खान साहब तो बस जितना झूठ खान साहब बोलते हैं, मेरा ख्याल है कोई नहीं बोलता। और जब ये कहते हैं ना कि जी कि हम चाहते हैं आप सच बोलें, इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। जी सोलंकी साहब, आपका खारजा अब जी बताएं, मुझे ये आपको मैं किसी चैनल पे कह सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कह तो सकते। फिर क्या बात हुई? आप चैनल की बात करें, लिखना सैयदी साहब, मैंने जो जो अपने पुराने कॉलम्स देखता हूँ फ्राइडे टाइम्स में या और अखबारों में, मैं वो देखता हूँ और मैं कहता हूँ मैं इनको कैसे छुपा लूं, क्योंकि वो आप लिख ही नहीं सकते आजकल। वो वाली बात है, क्योंकि अब तो वो मतलब कुछ कीवर्ड्स हैं उनको तो जिक्र ही नहीं हो सकता। तो अजीब अब एक माहौल में बहरहाल
ये एक लंबी बहस है। एनीवे मैं आपकी बात से ये खुलासा निकालता हूँ कि अदलिया जो है, आपने कहा आहिस्ता-आहिस्ता उसकी एक अपनी ऑटोनॉमी जो है वो सिस्टम के अंदर दिखाई दे रही है और ज़रूरी नहीं कि वो इन तमाम इक़दामात जो गवर्नमेंट उठा रही है, उनके साथ चले और उनको चलने दे। सो देयर इज़ सम होप कि पाकिस्तान में आइन की सम अ, होप, जी, देयर इज़ सम जी, सोलंकी सम, साहब। ओनली सम। तो जी ओके, ओनली सम, ओके, लेट्स क्वालिफाई। ठीक है। हाँ, जी, सोलंकी साहब। सेठी साहब, जिस तरीके से 15 अगस्त को काबुल में तालिबान की हुकूमत आई, उसके बाद बहुत सारे अंदाजे थे कि ये हमारी बात मानेंगे, और जो उन्होंने वादे वईद किए थे कि जी हम नए वाले तालिबान हैं, जिसकी तारीफें शाह महमूद कुरैशी करते हुए नहीं थकते थे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पिछले 1 महीने में वो किया है, उससे लगता है कि जो बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं वो अ, इतने पुरुम्मीद नहीं है। अभी भी पाकिस्तान कह रहा है कि जी आप इनको इंसानी मदद दें, इनके फंड्स रिलीज़ करें वगैरह, वगैरह। तो अब पिछले दिनों इमरान खान साहब ने वहाँ पे दुशंबे में तकरीर कर डाली कि जी मैं और ताजिकिस्तान के जो सदर हैं, वो मिलके कोशिश कर रहे हैं कि जी ये शमूलियती सरकार, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएँगे। लेकिन अब अफ़गानिस्तान से जो आवाज़ें आ रही हैं, वो तो अजीब किस्म की हैं। एक कोई साहब हैं जनरल, अपने आप को जनरल मुबीन कहते हैं। उन्होंने तो जो बातें की हैं इमरान खान के बारे में कि और खुद ताजिकिस्तान के बारे में, तो ये जिस तरीके से बातें हो रही हैं, उससे आपको क्या लगता है कि ये अफ़गान तालिबान किस तरफ ये हुकूमत को लेकर जा रहे हैं? रज़ा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें कोई नहीं, 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 इज़ाफ़ा? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। यही मेरा मेरा सवाल था कि कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं और क्या पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस जिसकी बात की जा रही है, पाकिस्तान पे दबाव है, इनको ठीक रखो, इनसे बातचीत करो। हम दुनिया को कह रहे हैं नहीं आप उनसे बात करें, एड ना बंद करें। ये सेठी साहब क्या बल्कि इसमें इज़ाफ़ा ये है कि आज इमरान खान और 2 सूबे जिनकी सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनके वज़रा आला को लेकर गए हैं आईएसआई हेडक्वार्टर, और वहाँ पर ब्रीफिंग हुई है। अब इसका क्या मतलब है? जी, और ये तो आपको पता ही है कि टीटीपी की सरगर्मियाँ पिछले 1 महीने में डबल से भी बढ़ गई। जी, सेठी साहब। देखिए, तालिबान हुकूमत के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स नज़र आने शुरू हो गए हैं, जो उन जिसमें से बहुत से लोगों ने कुछ प्रेडिक्ट भी किए थे। एक तो ये है कि मोटी बात, एक वो है जिन्होंने जंग लड़ी और एक वो हैं जिन्होंने डिप्लोमेसी की। 5 स्टार होटल में रहे, आते गए, जाते गए, और एक वो हैं जो कि नंगे पाँव या सैंडल्स पा के उन्होंने एक सुपर पावर के साथ मैदान में लड़ाई की और सुसाइड्स की। तो अब एक तो वो जो कशमकश है कि कौन हुकूमत कौन चलाएगा, किसका हक बनता है, किसका ज़्यादा हक बनता है, किसका कम बनता है, वो अब नज़र आनी शुरू हो गई है। और उसमें कुछ लोग नुमायाँ हैं, जो तज़ाद नज़र आने शुरू हो गए हैं। अ, हक्कानी नेटवर्क के जो लोग हैं, बहुत उन्होंने जंग भी लड़ी है, कुर्बानियाँ भी दी हैं अपने लोगों की, फॉर द इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान। वो समझते हैं कि अब उनका वक्त आ गया है फैसले करने का। फिर बरादर और उनके लोग हैं, जो मुल्ला बरादर के, जो कि डिप्लोमेसी करते रहे हैं, जिन्होंने कुछ मुआहदे भी साइन किए हैं और कुछ कमिटमेंट्स भी दिए हैं, जो कि अब अगर जब वो पूरी करने जाते हैं तो प्रॉब्लम बन जाता है। कोई हार्ड लाइनर्स हैं, वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, हम प्रैक्टिकल बात ही नहीं करते। हमने तो, हमारे तो वॉरियर्स जो हैं वो तो और तवक्को करके आए हैं। तो वो 1.0 पे अटके हुए हैं, ये 2.0 पे पहुंच गए हैं। तो 1.0 और 2.0 के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है। उस कॉन्ट्रडिक्शन में कभी कभी दोनों एक सफ़े पे आ जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में इन्होंने कहा जी कि सारी खवातीन घर बैठे, फिर इनको समझाया गया कि नहीं यार वो बच्चियों को तो आने दो, फिर उन्होंने कहा अच्छा बच्चियां आ जाए। फिर इनको कहा गया कि लड़कियों को भी आने दें, उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं आने देंगे।
नहीं आने देंगे, ये घर बैठे, बहुत हो गया, वी डोंट बिलीव इन इट। फिर प्रेशर पड़ा तो इन्होंने कहा अच्छा चलें हम आगे जाके देखते हैं क्या है। इसी तरीके के साथ बुर्का के ऊपर, हिजाब के ऊपर, निकाब के ऊपर पहले हार्ड लाइन आई, फिर सॉफ्ट लाइन आई, फिर अब बीच में दरमियान में कंफ्यूजन चल रही है। पहले लोगों को इजाजत दी, ठीक है जी प्रोटेस्ट कर लें, खवातीन भी सड़कों पे आ गई, लिबरल लोग भी सड़कों पे आ गए, सेकुलर लोग भी सड़कों पे आ गए, ह्यूमन राइट्स की बात होनी शुरू हो गई। लोगों ने कहा वाह 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 ये तो 2.0 चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक छाप पई, चलो जी बंद, अब कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती, हमारी एनओसी लेना पड़ेगा, फारग हो गए, घर चले गए। ये चीजें चल रही हैं। इसके साथ साथ एक और चीज भी चल रही है कि अब कुछ अटैक्स होनी शुरू हो गई हैं तालिबान के ऊपर। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं अटैक्स हो रही, तालिबान के ऊपर भी अटैक्स हो रही है, खसूसन ईस्टर्न अफगानिस्तान में। और जहाँ अब टीटीपी का भी बेस वही है और अलकायदा का भी बेस वही है सदर्न ईस्टर्न में, और दाइश का भी। ये, हाँ ये इनके सारे जो है ना ये उनके इलाके हैं। अब जलालाबाद के इधर उधर हर रोज आप देखते हैं कोई बम फट रहा है, कुछ हो रहा है तालिबान के खिलाफ। ये अमेरिका तो है नहीं अब। तो एक तो इनके अंदर भी एक कशमकश शुरू हो गई है। वहां भी एक खतरा ये है कि अगर तालिबान अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं और प्रैग्मेटिक हो जाते हैं तो इन पे ये इल्जाम लगेगा नीचे से कि आप तो अमेरिका के पिट्ठू बन गए, आपने तो पैसे लेने शुरू कर दिए, आपने अपनी जेबों में डालने शुरू कर दिए, आपको तो बुरी आदतें पड़ गई हैं। तो इनके जो हार्डलाइनर्स हैं वो याद से अलग हो जाएंगे अपने लोगों को लेके, या फिर दाइश को या अलकायदा को ज्वाइन कर लेंगे और कहेंगे जी इनको निकालें, हम खुद टेक ओवर करते हैं अफगानिस्तान। आप तारीख जो पढ़ते हैं ना, लोगों ने पता होता है कि एक जब इनकलाब आता है उसके अंदर एक वक्त आता है वो इंसरेक्शन बन के वो पावर सीज हो जाता है, मगर उसके अंदर बड़ी मुख्तलिफ दरिया चल रहे होते हैं, ओपिनियन के, आइडियोलॉजी के, पॉलिसी के। और फिर उनके अंदर एक कश्मकश शुरू हो जाती है, एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है, जिसमें फिर इनकलाब जो है वो जो है ना, फिर पहले तो अपने दुश्मनों को खा रहा होता है वो, मगर फिर वो वक्त आता है कि इनकलाब अपने अंदर जो लोग वो समझते हैं दुश्मन है उनको खाना शुरू कर देता है। तो ये हर जगह पे तारीख में ऐसे ही हुआ है और यहाँ भी मुझे ऐसे लगता है ऐसे ही होगा सूनर और लेटर। ये रहेगा नहीं, ये तालिबान जो आज आप नजर आ रहे हैं, या मॉडरेट्स कामयाब हो जाएंगे या हार्डलाइनर्स कामयाब हो जाएंगे। और या ये होगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत से तालिबान इनको छोड़ के, जैसे कि अफगान नेशनल आर्मी को लोग छोड़ के तालिबान को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, तो ये अफगान तालिबान के फौज के लोग जो हैं या ग्रुप्स जो हैं दूर दराज इलाकों में, वो लोकल जो अलकायदा है या लोकल दाइश है उनको ज्वाइन कर लेंगे। और साथ साथ आपने देखा अब ये भी एक चीज शुरू हो गई है, हल्की हल्की रिपोर्टिंग आ रही है कि कुछ लूटमार भी अब कुछ एरियाज में शुरू हो गई है, क्योंकि तालिबान ये कह रहे हैं यार हमने तो ये जंग की थी इनको निकालने के लिए भी, तो मगर अपने लिए भी तो कुछ करना था ना। क्योंकि ये पुरानी, आपको पता है पुराना जो जंग का जो रवाज है वो लूट प्लंडर ही होती थी ना, कि पहले आप दुश्मन को शिकस्त देते थे, फिर उसके बाद उनकी औरतें, उनके प्रॉपर्टी, गनीमत, माले गनीमत, वो फिर आपके लिए होता था। तो ये तो पुराना सिलसिला चल रहा है ना इनके जहन के अंदर। तो दे आर ओल्ड वॉरियर्स, हिस्ट्री वॉरियर्स। तो अब वो भी मैंने सुना है लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ वेस्टर्न रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि किसी के घर के जाके गाड़ी ले ली, किसी की मोटरसाइकिल ले ली, किसी का ये ले लिया, किसी का वो ले लिया। अभी तक बहुत सा डिसिप्लिन इम्प्रोव किया हुआ है बिकॉज दुनिया देख रही है, मगर ये ऐन मुमकिन है कि किसी स्टेज पे ये हाथ से बाहर निकल जाए और फिर एक इंटरनल पावर स्ट्रगल हो जाए। आपने देखा 1979 में कम्युनिस्ट टेक ओवर जब हुआ काबुल में, तो सबसे पहली चीज वो इनकलाब जो आया, वो सबसे पहला इनकलाब ने अपने आप को खाया। हफीजुल्लाह अमीन और तरक्की और तरक्की और उसके बाद बबरक करमल, और तो ये सब जो है फिर आपस में खा पी जाते हैं एक दूसरे। यहाँ भी मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले 3 4 6 माह में आप एक इंटरनल पावर स्ट्रगल देखेंगे तालिबान के अंदर, एक एक्सटर्नल प्रेशर और एक विद इन द तालिबान प्रेशर कि हमने जाना कहाँ है, करना क्या है। तो ये इस किस्म की चीजें हो रही है। पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके के साथ ये ना हो कि वो डिस्टेबलाइज ही रहे, उनकी खाने पीने की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, इकोनॉमिक क्रैश भी हो जाए। अगर ऐसी चीज होती है तो तालिबान के अंदर बगावत हो जाएगी तालिबान हुकूमत के खिलाफ, और अगर वो हो गया तो वो फिर सबका नुकसान हो जाएगा बिकॉज हार्ड लाइनर्स आ जाएंगे। और अगर ऐसे हुआ तो सबका, यही पाकिस्तान की एक कोशिश है। एक तरफ वो तालिबान की लीडरशिप को कह रहा है मत लड़ो, ठहर जाओ, नबी ना करो, हम करवा देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर। उधर लोग मान नहीं रहे हैं पाकिस्तान की बात। उधर ताजिकिस्तान में जाके इमरान खान उनको समझाता है और वो घर आता है और वो ताजिकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है वो कुछ और बात कर देता है।
तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं। अ, इस वक्त जो माहौल है बाहर का, वो तालिबान को दिन ब दिन ट्रस्ट करना, उन्होंने उन पे एतमाद करना छोड़ दिया लोगों ने। और सिवाय पाकिस्तान की जिसकी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ लोगों को साथ रखा जाए, तालिबान को भी उनकी यूनिटी जो है उसको बरकरार रखा जाए। और मेरा ख्याल है इसीलिए जनरल फैज भी वहाँ गए थे, उनको छोटा मोटा लेक्चर देने के, यार खुदा का खौफ करो, वो दुनिया देख रही है, आप आपस में लड़ पड़ेंगे तो फिर क्या रह जाएगा, आप भी जाएंगे हम भी जाएंगे। इसी तरह वहाँ दुनिया को समझा रहे हैं कि यार इनको ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर इनको रिकग्नाइज नहीं भी करते तो इनके फंड्स तो जो है डिफ्रीज करें एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। जो वहाँ हुई है, जो इसको आप इनकलाब अभी नहीं हुआ, अभी तो वो आए हैं, उन्होंने जो पुराना सारा सिस्टम है उसको ओवरऑल नहीं किया। वो किसी स्टेज पे कर देंगे तो फिर क्या करेंगे आप? अभी तो बहुत से रेमनेंट्स पिछले 20 साल की चीजें चल रही हैं वहाँ। मगर अगर उन्होंने देखा हार्डलाइनर्स आ गए, बंद कर देना था, फिर क्या करेंगे? जब पैसे ही नहीं होंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल। तो सेठी साहब, आपको पता है कि खान साहब नहीं गए यूएन के इजलास में जो भी शुरू हो गया है, एनुअल सेशन जो होता है। बल्कि अब से चंद घंटे बाद वो खिताब फरमाएंगे ऑनलाइन यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के। जी, पाकिस्तान में रात का 1 जबकि बजे। मोदी वहां पहले से पहुंचे हुए हैं। ये उसका 7वां ट्रिप है अमेरिका का, और उसकी सदर बाइडेन से अलग से मुलाकात है और भी आलमी रहनुमाओं के साथ। जी, तो मैं यहाँ पर जो है, एक तो आपसे क्विक कमेंट ये है कि खान साहब के ना जाना जो है वो दुरुस्त फैसला है, और दूसरा ये कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात में एक टेंशन या एक कोल्ड या कूलिंग ऑफ जो हुई हुई है, वो कैसे रिवाइव, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मेरा ख्याल है अभी यही इशू बना हुआ है कि खान साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके साथ मामला खराब हो गया और बिगड़ गया है, बेहतर नहीं हुआ अमेरिका के साथ। अब क्या उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, सबने सुने हुए हैं उनके बयान। और मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको समझाने की भी कोशिश की है। पहली बात कि यार इतनी बातें ना करें आप। दूसरा, ये हथौली रखो। मगर दोनों तरह वो बातें भी बहुत करते हैं और हाथ भी नहीं हौली रखते, और ही गेट्स आउट ऑफ हैंड। अब वो जब आउट ऑफ हैंड हो जाते हैं तो दैट्स द रियल इमरान खान। फिर उस वक्त डिप्लोमेसी, कमिटमेंट, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अच्छा ही है ये नहीं गए वहाँ। उसकी वजह ये है कि एक तो स्नब हो जाना था, और फिर रजा रूमी ने और मुर्तज़ा सोंगी ने सेठी साहब से पूछना था इसको स्नब क्यों किया उन्होंने। तो तो वो स्नब की क्या जरूरत है, यहीं बैठे रहे तो बेहतर है, वहां तो स्नब ही होना है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि फिर वहां की मीडिया ने इनसे ऐसी ऐसी बातें खिलवा देनी थी कि पहले जो इन्होंने बातें की हैं उससे 10 दुगनी और बुरी बातें कर देनी थी इन्होंने। उस जिससे पाकिस्तान की यूथ के तो बड़े खुश हो जा रहे थे, मगर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट भी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दोनों के हवाइयां उड़ जानी थी तो उड़ के तो मरवाता है एंड सो ऑन। आई थिंक जस्ट एज वेल कि इनको नहीं भेजा, इज अ लूज कैनन दीस डेज। शाह महमूद कुरैशी साहब ठीक है, वो बड़े बेचारे वो जैसे कहते हैं चबा चबा के लफ्ज निकालते हैं, तो वो हमें बेचारे लगे हुए वहां। शरीफ आदमी है बेचारा, वो जी, क्या करे। तो और वो बात कोई खास सुनी नहीं जा रही वहां। आपने देखा है सोलंकी साहब के वो जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक पैराग्राफ का पता नहीं कि कितनी लंबी मीटिंग हुई, कितनी दूर हाँ, गए बात करने के लिए, और स्टेट हाँ, डिपार्टमेंट ने तो एक एक पैराग्राफ का उसका पैराग्राफ में फारिग कर दिया। फर्क कर दिया उनको। तो ये हालात है वहां। तो खान साहब बेचारे जाके क्या करते? आप जैसे लोग बैठे हैं उनको पूछने की कि आपको जो बाइडेन नहीं मिले, आपको ब्लिंकन साहब ने 10 मिनट में फारग कर दिया, तो खान साहब आप फिर यहाँ क्या करने आए थे? अब रहने दें यार, आप लोग भी तो जालिम है ना। हाँ। अच्छा, तो तो चलते-चलते ये बात हो जाए कि अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर होने की तवक्को है? नहीं, क्या करना? और चीन के साथ ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं? कल जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो, जो हर साल जिसकी मुलाकात होनी थी, वो 2 साल बाद मिले हैं। तो खबरें तो आपने देख ली है, उसमें से क्या निकला? यार निकला क्या है, चाइना तो 2-3 साल से बड़ा परेशान है जब से ये हुकूमत आई है। सिपेक के प्रोजेक्ट सारे ठप पड़े हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि वो भागते हैं बेचारे। पहले तो असद उमर से बात करने की कोशिश करते हैं, वहां उनको वो मतलब समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं और करना क्या चाहते हैं, और इसमें इत्तेमाद भी किया नहीं। उसके बाद वो आर्मी चीफ के पास पहुंच जाते हैं, वहां बैठ के रोना धोना वहां करते हैं। वो आगे से सुन लेते हैं बात, वो तो जो भी उनके पास जाए उन सबकी बात सुन लेते हैं। और उसके बाद वो जनरल फैज को कहते हैं कि यार जाके जरा समझाना उन्होंने।
अब जनरल फैज कितना समझाते हैं और कितना समझ के आ जाते हैं ये मुझे नहीं पता, मगर इसमें ये सही है कि रोना धोना बड़ा चीन का लगा हुआ है। अब वो रोना धोना यही है कि जी अब पहले ये था कि ये प्रोजेक्ट रुक गया है, ये क्यों रोक दिया आपने, आपने जो हमारे सपोर्ट करना था, फंडिंग देनी थी, ये करना था, वो करना था, वो अब कहाँ गया, क्या हो गया, फाइल्स नहीं मूव हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये चीजें रुकी हुई हैं, कस्टम्स में ये हो रहा है, आपने कुछ कर नहीं रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसके साथ एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि भैया वो पैसे देने थे आपने, अब वो पैसे देने का वक्त आ गया, वो पैसे दे हमारे, तो ये फिर इधर उधर होते हो जाते हैं। एक इन्होंने बड़ी मुश्किल से चीनियों ने जाके बनवाया था शेख रशीद को प्रेशर डाल के कि वो रेलवे प्रोजेक्ट जो है एमेल्सन कराची टू, वो कुछ 6-7 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है और उसमें कुछ पाकिस्तान ने भी पैसे डालने हैं, और मगर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाइना चार्ज करना चाह रहा है वो बड़ा मुश्किल है, वो मतलब इट्स नॉट इजी। तो ये चाइना ने कहा जी ये कमिटमेंट हुई हुई है। अब ये शेख साहब ने आके इमरान को कहा कि जी ये कमिटमेंट हुई हुई है, हमें ये करना पड़ेगा। इमरान ने कहा असद उमर को, असद उमर ने कहा हफीज शेख को, वो कहा जी पैसे कोई नहीं करिए कितने। तो मतलब है कि जी क्या करें, फिर जी गोल करें जरा थोड़ी देर लटकाओ इनको। वो लटके 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 3 साल हो गए, लारी लपा लारी लपा। अब चाइना भी फिर वो कह रहे हैं यार ये क्या मजाक बनाएगा आप, ऊपर से अब 3 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट सर पे आ गई है। आप कह रहे हैं जी हमें और पैसे दें, हमारे पास है नहीं पैसे देने को। तो वो कहते हैं फिर अब क्या करें, अब उन्होंने कहा जी कोई कोई फंड ऐसा बना लें जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लगता रहे कि जी हमारे इस डेट पे इतने मिले हैं। कुछ तो कमिट करें कि आप कब देंगे, कितना देंगे। उनको अब ये वादा कर रहे हैं जी हम बनाते हैं ऐसा एक रोटेटिंग फंड जिसमें से पैसे आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से निकल के आपके पास आएंगे। ऑटोमेटिक। वो भी नहीं होना इनसे, तो वो कैसे करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो नाराजगियां तो हो गई हैं। वो जो डैम बनाने जा रहे थे दासू डैम वो भी बंद हो गया, 3 महीने से बंद पड़ा जब से वो अटैक हुई। वो कहते हैं हमें सिक्योरिटी दें और हमारा नुकसान पूरा करें, ये जो सारी स्टॉपेज हुई है। ये कहते हैं जी करें क्या, हमने तो अपने 10,000 की फोर्स बना दी है। वो चाइनीज कहते नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, वो कहते हैं ऐसे। तो ऊपर से वो टीटीपी वाले पीछे पड़ गए हैं। अब ये कैसे सिक्योरिटी गारंटी करेंगे चाइनीज की। तो ये प्रॉब्लम्स तो बड़े सीरियस बनते जा रहे हैं। चाइना के साथ सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, अमेरिका के साथ पैसे आने बंद हो गए हैं, टैक्स कलेक्शन उस रेट पे नहीं बढ़ रही जिस रेट पे ये चाहते थे, महंगाई होती जा रही है, डॉलर मजबूत होता जाता है, रुपया गिरता जा रहा है, आज आज अफगानिस्तान आज के साथ तल्लुकात कोई अच्छे अच्छे आज नहीं है, आगे खराब हो जाएंगे, और इंडिया के आज साथ तो पहले ही खराब। आज ओपन मार्केट में डॉलर 171 रुपए तक गया है। अब तो ये इसका ये मतलब है जब आप कहते हैं ना 170 171, इसका ये मतलब है कि मतलब है आपकी जो चीजें इंपोर्ट हो रही है वो पहले 170 पे आती थी, अब 171 पे आ रही है। पहले 150 पे आती थी, अब 160-71 पे आ रही है। तो मतलब ये है कि 10-15% महंगी होती जा रही है चीजें जो इंपोर्ट करते हैं। और क्योंकि हमारी 70% जो खाते पीते हैं वो सारा इंपोर्ट है, अब तो मतलब है कि गंदम भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, शुगर भी इंपोर्ट करनी शुरू कर, तो मतलब है कि ये तो हाल है आपकी मैशत। तो अब जी ये प्रेशर है इन सब के ऊपर। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये खान साहब के बस की बात नहीं है इनको हल करना इन प्रेशर्स को, बिकॉज इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है इन्होंने फॉरेन लीडर्स के साथ भी बना के नहीं रखी। ये बाय द वे ये कहते हैं हमने भीख नहीं मांगनी। अब भीख का लफ्ज तो वैसे कोई भी नहीं कहेगा कि हम माने, मगर तरीके होते हैं ना पैसे निकलवाने के भी, कारोबार करने के भी, डीलें करने के भी। तो वो मेरा ख्याल है शरीफ बिरादरान बेहतर है उन चीजों में, खान साहब को तो करनी नहीं आती। अब जब मुल्क के लिए करना पड़ता है तो करना पड़ता है ना यार, आगे पीछे होना पड़ता है मुल्क के लिए। तो ये तो बड़े हर रोज एक नया वो सदरी और डिजाइनर सूट पहन के आ जाते हैं, नई चप्पलें मैचिंग चप्पल होती हैं, तो सुना 4-5 घंटे काम करते हैं उसके बाद वापस चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मगर सिटी मुझे एक चीज सिटी बताऊं, बूढ़े होते जा रहे हैं, मैं इनकी शक्ल देखता हूँ, वो जवानी वो रवानी वो मजे की हैंडसमनेस सब खत्म होती जा रही है बेचारे। आई फील सैड बिकॉज यू नो गुड लुकिंग हैंडसम मैन, बट अब वो रिंकल्स और वो परेशानियां और गुस्सा वो सारा कुछ शक्ल पे आना शुरू हो गया है। अब मेरे तो बड़े दोस्त थे, अल्लाह करे कि एक दिन फिर वापसी हमारी दोस्ती हो जाए, मगर पता नहीं अब अल्लाह में मेरी दुआ कबूल करेगा कि नहीं। जी तो वो अ, 35 पंक्चर वाला जो इल्जाम था वो आपको याद होगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि आपके दोस्त हैं, किसी जमाने में आप भी उसी चैनल में थे, कामरान खान, उन्होंने एक से बढ़कर एक दो वीडियोस उन्होंने दाग डाली हैं और बड़ी मायूसी की बातें कर रहे हैं। पहले बहुत यूफोरिक थे इमरान खान के बारे में,
अब वो जो है वो बहुत मायूसी का इजहार कर रहे हैं और सीपैक के हवाले से खास तौर पर वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल तबाही हो गई। और वो वीडियो में फरमाते हैं कि इमरान खान और जनरल बाजवा को अमेरिका के साथ बात करके जो मामलात हैं उनको ठीक करना चाहिए। ये क्या हुआ है? कि मैं आपको, मुझे नहीं पता जी, इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं, उनका जिक्र ना ही करें तो बेहतर है। आप ये कहें कि ये जो फलसफा आ रहा है कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब को अमेरिका के साथ तल्लुकात बेहतर करने चाहिए क्योंकि उसके बगैर जा रहा नहीं है यहाँ, तो इस चीज़ को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्मी चीफ और आर्मी, उनको एक बात का पता है, समझ आई हुई है कि हमारी सारी तजारत, हमारी मईशत, सब कुछ जो है ना वो वेस्ट के साथ लिंक्ड है और हम दूर हो गए हैं उनसे। कुछ उन्होंने हमें दूर कर दिया, कुछ हमारी हिमाकतें थी, कुछ हमारी मजबूरियां थी। मगर जब से इमरान खान साहब आए हैं तो और भी हालात खराब हो गए। हमें चाइना के करीब नहीं हम पहुंच सके उस हद तक कि हमारी मईशत को हेल्प कर सके, मगर अमेरिका से दूर हो गए हैं, यूरोप से दूर हो गए हैं और बड़े मसले बन गए हमारे लिए। मुझे इस बात का इल्म है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को रीसेट करना चाहती है। उनका ख्याल है कि रीसेटिंग में हमारा फ़ायदा है। ख़राब हो गई है, इसको ठीक करना चाहिए, हमारा उसमें फ़ायदा है और चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। हम अमेरिका के साथ बेहतर कर लें, चाइना के साथ इश्यू नहीं बनेगा। पहले भी एक ज़माने में बड़ी अच्छी थी और चाइना के साथ इश्यू नहीं था, अब भी, मगर अब ख़राब हो गई है अमेरिका के साथ। अच्छा, उन्होंने और इसीलिए उन्होंने फिर ये भी इशारा किया था इमरान खान साहब को कि यार वो ठीक है, हम सबसे पहले बढ़-बढ़ के इंडिया की धज्जियाँ उड़ाते थे और कहते थे ये हो गया, वो हो गया। मगर अब वक़्त आ गया है कि थोड़ा-सा चुप कर जाएँ तो बेहतर है और क्योंकि हमें खतरा इधर से है, अब एक और पुराने खतरे को ना हम उकसाएँ, उसको ज़रा थोड़ा ठप कर दें और डिप्लोमेसी रिक्वायर ये करती है कि ज़रा थोड़ी-सी अपनी रेटरिक भी थोड़ी कम कर दें और कुछ बातें करें और शायद ग्रीन लाइट भी मिल गई थी, कि यार थोड़ी बहुत तजारत भी चुप करके शुरू कर लो, थोड़ी डाउन करो ये सारा बॉर्डर वाला इश्यू। उन्होंने अपनी तरफ तो सीज़फायर करवा ली ना जाके चुप करके। मगर उन्होंने कहा अब जो बाकी सीज़फायर है, जो वर्बल ऑनस्लॉट है, जो लड़ाई झगड़े फॉरेन ऑफिस के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होते हैं, उनको इनको कहा कि यार थोड़ा-सा कुछ तजारा-शजारा शुरू कर। वो खान साहब ने पहले तो कहा ठीक है, मगर फिर खान साहब फिसल गए और फिर खान साहब जब फिसले, तो उन्होंने वही उसी किस्म की हरकतें की जो उन्होंने सऊदी अरेबिया के शहज़ादे के साथ की थी। फिर जाके मरहम पट्टी जनरल बाजवा को करनी पड़ी। अब भी अ, मरहम पट्टी जो होती है वो यही बेचारे करते हैं। अब वो खान साहब को कितनी दफ़ा समझाएँ कि यार ये ना करो, ऐसे करो। वो उस इधर से सुनते हैं, फिर जब मूड आता है तो हक़-हक़ बोल देते हैं। वो समझते हैं अभी भी कंटेनर में मैं हूँ। अब बात ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो इस वक़्त जो आवाज़ें खड़ी हो रही हैं कि अमेरिका के साथ यार कुछ बना के रखो, इंडिया को न्यूट्रलाइज़ करके रखो, कुछ थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर खत्म करो और स्पेस लो, ब्रीथिंग स्पेस चाहिए हमें। वी आर इन सिक वेरी डीप ट्रबल, इधर-उधर हर जगह पे, बहुत फ्रंट खुले में है यार, छोड़ो, थोड़ा-सा मरहम पट्टी करिए सर्वाइवल के लिए। मगर खान साहब बात नहीं मानते, मान भी जाते हैं और फिर गड़बड़ कर देते हैं। और वो ये नहीं कि सोची-समझी गड़बड़ है, बस बोलूँ बोलता। वो जिस दिन उस दिन उन्होंने कह दिया कि वो एरोगेंस एंड क्लूलेस, ब्लिंकन इज क्लूलेस, बाइडेन इज एरोगेंट, अरे कोई बात है करने वाली, आप बिल्कुल जाती हो जाते हैं। अ, अब बात ये है कि ये जो पैगाम आ रहा है ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है। अब एस्टैब्लिशमेंट मीडिया के ऊपर प्रेशर डालेगी कि यार पै जाओ, कहो है गल लो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, कितनी बारी ਅਸੀਂ कहांगे, तुसी कहो, तुसी कहो, तुसी कहो, तुसी कहो। तो अब वो लोग, हमारे जैसे लोग तो खैर पहले ही कहते थे, कहने की जरूरत नहीं थी। हम तो समझते थे कि ये अच्छी पॉलिसी है कि बना के रखें आप, मगर आप उस वक्त आप खुद कहते थे कि नहीं नहीं ऐसी की तैसी। अब आप कह रहे हैं तो वो जो आपके दोस्त हैं इधर उधर जो है वो, उनको आपने कहा वो आप करेंगे, अच्छी बात है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ। हमें तो कहने की जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही कहते हैं कि बना के रखें सबके साथ। आपकी सूरत ऐसी नहीं है कि दुनिया आपको कहे वाह वाह क्या खूबसूरत मुल्क है, क्या खूबसूरत लीडरशिप है, आहा दिल करता है वहीं जाके रह जाएं, नेशनैलिटी ले लें, ग्रीन पासपोर्ट ले लें। ऐसी बात नहीं है। जी, ऐसी बात नहीं है और हमारा इसी के साथ वक़्त जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बल्कि हम आगे निकल चुके हैं। थैंक यू सो मच सेठी साहब। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दोनों
जो मौज़ूआत पर तबसरे की। इंशाल्लाह अगले जुम्मे आपसे फिर मुलाकात होगी और नाज़रीन अब हमें जॉइन करते रहिए। कल शाम 9 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।